अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। इन दिनों में गो मैं रहा रहीने सितम हाय रोज़गार, लेकिन तेरे ख़याल से गाफिल नहीं रहा। मुराद इससे ये है कि एक तो ये भी एहसास था कि आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन जो काम हम यहाँ ऑन एयर करते हैं वो काम हम ऑफ़ एयर करते रहे। गुफ्तगू होती रही, बात चलती रही, मुख्तलिफ़ हवालों से मुख्तलिफ़ सवालात का सामना रहा, और जो साथ साथ सूरत हाल डेवलप हो रही थी उस पे भी नज़र भी थी, उस पे बात भी हो रही थी। एक तो उसमें दरमियान में आता रहा दोस्तों की तरफ से भी कि भी इस पे आप अपना रिएक्शन दें, इस पे रिएक्शन दें। तो उनसे तो मैंने जवाबन कोई मैसेज पे बात नहीं कही, लेकिन यहाँ अर्ज़ कर रहा हूँ कि मेरी अपनी नज़र में अब जो सूरत हालात बन चुकी है वो डे टू डे रिएक्शन से आगे की है। और रिएक्शन देने में बहरहाल किसी लेवल पर जहन में ये होता है कि आप अपना रद्द अमल रजिस्टर करवा रहे हैं, तो हो सकता है वो किसी लेवल पर किसी दुरुस्ती का बायस बने या चीज़ों को अनडू करने के तरफ जाया जाए। लेकिन चीज़ें कमुलेटिव इफ़ेक्ट के तौर पर अब उस मकाम तक पहुंच चुकी हैं पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पर वो जो रिलीजियस खिलवाड़ था उसने अब एक ऐसी माजून मुरक्कब बना दी है सोशल और पॉलिटिकल मामलात के साथ, और आइनी बहरान का पानी डाल के, तो अब उसमें से आप अलहदा करके नहीं देख सकते। आप कोई सा धागा भी खींचेंगे तो वो बाकी सारा कुछ जो है वो साथ ही बर्बाद होता चला जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से अब उनमें यानी जो उसको भुगत रहे हैं या जिनको अब वो फेस करना पड़ रहा है, वो अब उसकी जो अलग अलग शनाख्त करने की अहलियत और सूरत हाल से भी एक तरह से महरूम हो चुके हैं। इस तरह जब चीज़ें हमला आवर होती हैं किसी मुआशरे पे, किसी मुल्क पर, किसी रियासत पर, तो वहाँ आप किसी एक चीज़ को चिमटी से पकड़ के नहीं दिखा सकते। हाँ, अलबत्ता ये वाक़यात और हालात के इस हद तक आने से बहुत पहले की बात है कि हम एक गुजारिश अपने दोस्तों से किया करते थे कि वो बानिए जमात अहमदिया हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, उनकी एक नज़्म है, लंबी तवील नज़्म है दुर्र समीन में, उसमें से एक शेर मैं सुनाया करता था कि नबियों की हतक करना और गालियाँ भी देना, कुत्तों सा खोलना मुँह, तुख्मे फ़ना यही है। उस ज़माने की ये बात है जब अभी चीज़ें डिस्कस हो रही होती थीं, ऐसे पर्चे दर्ज नहीं होते थे। असेंबली के मेंबरान जो हैं वो वाक़यातन कुत्तों की सतह पे नहीं उतर आते थे यानी बकवास करने के लिए। उनमें इंसानियत का जो फिनोटाइप था या एक ज़ाहिर था वो बाकी था, और आते जाते उनसे ये बातें हो सकती थीं। उस ज़माने में हमें याद है हम बंजोसा झील के किनारे शाम को जाया करते थे छुट्टियां 2-4 दिन गुजारने। तो वहाँ एक एक्टिविटी ये भी थी कि जो आपके पसंदीदा एक्सट्रैक्ट्स हैं वो सुनाए जाएं पढ़ किताबों में से। तो हमारे एक दोस्त अक्सर कहते थे वड्डे मिर्ज़ा साहब दे कोई शेर सुनाओ जी। तो उसमें ये लंबी नज़म जितने मुझे ज़ुबानी याद थे वो मैं सुनाया करता था। बाद में जब मैंने ये बात एक दफ़ा ज़ाती मजलिस में यही कहा, यही शेर सुनाया, तो मैंने उसकी तशरीह में जाके ये अर्ज़ की थी कि सोशल, पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल और दीगर इस तरह के जो मसाइल हैं, या जहाँ पे जाके आपके रास्ते बंद हो जाते हैं और एक मुआशरों को बंद गली का सामना करना पड़ता है, ये शाखसाने होते हैं। लेकिन बुनियाद जो है इस शेर में उन्होंने जो फना का जो बीज है, तुख्मे फना, वो फरमाया है कि नबियों की हतक करना और गालियां भी देना, कुत्तों सा खोलना मुंह, तुख्मे फना यही है।
मैंने जब अभी एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो बहुत से सुनने वालों के कान खड़े हुए होंगे कि यार ये क्या कहा जा रहा है। तो वो डिक्शन जो है ना, वो कहीं जब एक फ़्लो में और एक हरकत इंसानी सतह से गिरते गिरते वाक़यातन, यानी पीछे तो भौंकना ही रह जाता है ना, गुफ्तगू का तो रास्ता ख़त्म हो चुका है। और जब वो मकाम आ जाए तो फिर वो जो जाली किस्म का आपका होता है ना रिस्पेक्टिव बिहेवियर, वो काम नहीं आता, क्योंकि उसका मकाम गुजर चुका होता है। इसी तरह से 10, 20 साल, 25 साल पहले जिसने कभी कोई बात करनी होती थी अलहदगी की या अलहदगी पसंदी की या पाकिस्तान के हर चीज़ का बेड़ा गर्क होने की, तो वो पहले कहता था मेरे मुंह में खाक, अगर ऐसा हुआ तो फिर मेरे मुंह में खाक, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो फिर कुछ अर्सा पहले मैंने एक प्रोग्राम में ज़िक्र किया कि अब जब दानिश्वर टीवी पे या दीगर तज्ज़ियों में बैठ के बात कर रहे होते हैं तो अब उन्होंने वो मुंह में खाक डालनी बंद कर दी है। अब वो सीधा ही कहते हैं इस तरह तो फिर मुल्क टूटेगा, इस तरह तो फिर मुल्क में ये होगा, इस तरह तो फिर फलां। और फिर 71 का जो है वो अब पिछला पूरा 6 महीने एक तबले के सम की तरह, मतलब 71 बांग्लादेश अलहदगी मुजीब, ये सारी बातें आपने सुन ली। इनकी बुनियाद कहाँ से शुरू हुई थी? इनकी बुनियाद इस बात पे से ही शुरू हुई थी कि कुछ लोगों को अक्सरियत की बुनियाद पर यह हक दे दिया गया था कि वो ज़्यादा अच्छे सच्चे सुच्चे पाकिस्तानी हैं। फिर उसी यार्ड स्टिक से, उसी तरह से अक्सरियत की बुनियाद पर सुन्नी मसलक और बरेलवी इज़्म जो है उसको अच्छा सच्चा सुच्चा मुसलमान का टैग ठप्पा लगा दिया गया था। और रियासत और रियासती इदारों ने अपना अपना उसमें किरदार अदा किया हुआ था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब वहाबियत को नाफिज किया जा रहा था, सऊदी ब्रांड को पाकिस्तान का ट्रेडमार्क बना के दिखाया जा रहा था, वो स्पॉन्सर्ड कैंपेन थी, उसके उस मतलब वो ब्रांडिंग के पैसे लिए हुए थे। अब उस तरह से पैसे तो नहीं थे, अब सर्वाइवल के लिए ये दूसरी ब्रांडिंग निकाली गई है, अक्सरियत के भूत सवार करने के लिए। और अक्सरियत का भूत भी किसी राह चलती बेवकूफ़ी के तौर पर नहीं। आ जाके अब पाकिस्तान में अगर आप गौर करें तो अब बंदों की, अवामुन नास की लड़ाई अब ख़त्म हो चुकी है। अब तो धड़ों की लड़ाई चल रही है, फैक्शंस के दरमियान खींचातानी चल रही है। बड़े बड़े जो उसमें प्लेयर्स हैं, उसमें पीपल पार्टी और जरदारी वाली पीपल पार्टी एक प्लेयर हो गई, बिलावल ज़ाहिर है उसका सेकंड इन कमांड। उसके बाद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम और ये वाले जो हैं ये एक प्लेयर बन गए। इमरान खान एक प्लेयर बन गया। और इन सारों ने, फजलुर रहमान भी एक बड़ा इनका डोमिनेंट प्लेयर बन गया। सारे सियासी खिलाड़ी, और इन सारे सियासी खिलाड़ियों ने रल के तो वो जो अपने लिए सुरखाब का पर लगवाना होता है अपनी टोपी में, वो फौज हो गई। और इन सारों को जब ये किसी की टोपी में ये पर लग जाए तो उसके ऊपर स्टैंप चाहिए होती है अदलिया की। काजी फायज ईसा इस चक्कर में आ रहे हैं आजकल। ये अहमदियों वाला जो है ना कि जी वो फैसला दे दिया तो फैसला ले लिया तो जी वो बरी कर दिया तो तबलीग करवा दी। कौन सी तबलीग करवा दी है? फैसले के बाद आपने अहमदियों की मस्जिद से अजान सुन ली है कोई? फैसला आने के बाद क्या आपने जलसा सालाना के लिए वो तैयारी शुरू हो गई है, मतलब अहमदियों का इज्तिमा शुरू हो गए? काजी फायज ईसा इस वक्त रोंदी यारां नू लैला ना भरावां दे, ये सारे जो है अब यारां नू रोने वाली नो है तो भरावां दा नां लै लै के वैन कर रही है।
काजी फायज ईसा का नाम इसलिए आपको सुनने को मिल रहा है। मुबारक सानी केस इसलिए यह गले की हड्डी बन गया है। तफसीर सगीर मतलब जब से पाकिस्तान बना है इधर ही थी तफसीर सगीर, कोई मतलब पहले कहीं नहीं होती थी। तहरीफ होगी ये जी कुरान शरीफ में। इसलिए ये सारे जो मसाइल हैं, अब ये उस अक्सरियत का ढोल पीटने के लिए इनके पास तो थे ना वो वोटों वाले, जो है बूटों वालों को जो वोटों वाले चाहिए थे, तो वो बूटों वालों ने वो वोटों वाले आगे कर दिए। पता उनको भी है कि ना मतलब ये कैसे हो सकता है। वो अगले दिन मैंने जावेद अख्तर वहाँ सॉन्ग राइटर और फिल्म राइटर हैं, उनका बड़ा अच्छा जुमला सुनने को मिला। वो किसी से बहस कर रहे थे, तो शेरी या अदबी लिहाज से कोई बात हो रही थी, तो वो कोई साहब थे लखनऊ के, साहब अहले ज़ुबान ख़ानदान से थे, तो ये भी ज़ाहिर है अहले ज़ुबान, क्योंकि वालदा भी राइटर थी, सफ़िया अख्तर भी, जावेद अख्तर के वालिद शायर थे जानसार अख्तर, मामू जो थे वो इसरारुल हक मजाज, तो कोई मसला तो नहीं था इनको, दादा शायर मुज़्तर खैराबादी। लेकिन जब इन्होंने किसी बात पे बात की तो इनकी चूँकि पैदाइश जो है वो जावेद अख्तर की जो है वो उस ज़माने की है जब इनके वालिदैन ग्वालियर कॉलेज में पढ़ाते थे, टीचर थे, तो इनकी पैदाइश ग्वालियर की थी। तो वो आगे से जो शख्सियत थी अदबी, वो कहती आप चुप रहे जनाब, आप तो ग्वालियर की पैदाइश हैं। मतलब ये कि यार लखनऊ दिल्ली के होते तो चलें, वहाँ की पैदाइश वहाँ की। तो उन्होंने बरजस्ता जो जवाब दिया वो ये कहते हैं बात सुनिए, बिल्ली अगर अवन में जाके बच्चे दे दे तो आप उसको बिस्किट थोड़ी कहेंगे वो तो बिल्ली के बच्चे ही रहेंगे, जहाँ मर्जी वो दे दे। बात यह है कि ये जो इस वक्त जिन बिल्ली के बच्चों को, बल्कि हैं तो किसी और चीज़ के, लेकिन अब मैं बिल्ली के ही कह देता हूँ, उनको अब बिस्किट कहने पे आपको एस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि ये अब बिस्किट हो चुके हैं, क्योंकि इनको हमने खड़ा किया था, इसलिए ये मेन स्ट्रीम किए जा सकते हैं। तो वो जब मेन स्ट्रीम किए तो उन्होंने वो देख लिया ना अपने को, उन्होंने किया क्या, नायब अमीर है वो कह रहा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सर की कीमत लगा रहा है। लेकिन इस सारे दौरानिए में वो जो आपके पास 18 साल वाला वोटर है जिस पे आप नाचते फिर रहे हैं, सारे ही 18 साल वाले वोटर को तो आप कुछ भी नहीं बताते। मेरा मतलब यह है कि अपनी यंग जनरेशन को तो आप कुछ भी नहीं बताते। अपनी यंग जनरेशन को तो आप ये तक नहीं बताते कि ये जो तफसीर सगीर है इसमें एक साइड पे ऐसे अरबी छपी होती है सफ़े के ऊपर, दरमियान में छोटा सा गैप, अगले कॉलम में तर्जमा, और नीचे फुट नोट के ऊपर जहाँ कोई ऐसे मुश्किल वाक़या या कोई शान नुज़ूल जिसको आपके तबकों में कहा जाता है, जहाँ किसी रेलेवेंट तारीख़ी वाक़े या आज़ सल्लम के किसी ख़ास इरशाद के ख़ास मौके की मुनासबत वाला वाक़या हो, या साबिक़ अंबिया का कोई उसमें शाखें निकलती हों उसी तलाज़माए ख़याल में से, तो वो हिस्सा जो है वो फुट नोट में दिया जाता है। अब वो जो कुरान करीम का अरेबिक टेक्स्ट होता है, मतन, अरबी मतन, उसके ऊपर तो एक लफ्ज़ क्या उसके ज़ेर ज़बर की भी कोई तब्दीली नहीं होती। और जहाँ तक तर्जमे में और तशरीह में इख्तलाफ का है, तो हम पहले कई दफ़ा अर्ज़ कर चुके हैं कि भाई अगर अहले सुन्नत की जो तर्जमा और तशरीह है कुरान शरीफ की, अगर उससे अहले तशरीह की भी वही मुराद है तो फिर शियाइज़्म की ज़रूरत क्या थी। वो तो आप पढ़ते हैं ना कुरान शरीफ में कि ए मोहम्मद तू बता दे जो इनको तो सारा, और अगर तूने आज वो ना बताया बल्लग, तो आज अगर तुमने इबलाग ना किया तूने, तो गोया तूने अपनी रिसालत का हक नहीं अदा किया। इस आयत से मुराद और तशरीह में वो तो कहते हैं कि ये उस दिन ये बताने के लिए फरमाया था कि हज़रत अली जो है वो खलीफा बिला फसल हैं, वो हज़रत अली के खिलाफत के लिए और उनकी नियाबत के लिए, और मतलब ये तर्जमे तो फिर ये हैं, तर्जमे तो फिर ये हैं कि जहाँ वो आयत आती है ततहीर की
तो वो फरमाते हैं कि इनको तो आप छुआ तक नहीं मत से, मतलब उसका तर्जमा ही और है उनका इतरत और पता नहीं क्या कि वो जो उनका अकीदा है पंचतन पाक के लिए, उस अकीदे को ही वो उसमें से कशीद करेंगे ना कुरान शरीफ में से। कुरान करीम का मतन वही रहेगा। तो उस तशरीह और इख्तलाफ की बुनियाद पर पहले अगर तौहीन कुरान नहीं हुई आज तक, आपके 72 फिरके बने, हम तो 73वें हैं, 73rd हैं भाई हम। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि मेरी मुशाबहत मूसा से ऐसे है जैसे एक पाँव की जूती की उम्मत के मूसवी से मेरी उम्मत की मुशाबहत इस तरह है जैसे दूसरे पाँव की जूती के साथ होती है। बयान ही ये होगा। और फिर तफसीली हदीस है कि अगर उनके 72 फिरके हुए थे, मेरी उम्मत के 73 फिरके हो जाएंगे। तो वो 73 फिरके तशरीही इख्तलाफ की बुनियाद पर ही तो होने थे। अगर सारी बातों पर है ही मुत्तफिक तो इख्तलाफ किस बात पे, फिरका किस बात पे बनना था। फिर नूरुन अला नूर पकड़ के तो आपने वो उसमें से वो कहा कि वो तो है ही नूर, और दूसरों ने जाके कह दिया कि इन्नी बशर मिसलुकुम, वो बशर हैं। तो इस नूर और बशर के झगड़े पे तो आपकी सदियां गुजरी। तो आप लोगों ने कब, यानी मतन का अल्लाह ताला ने वादा दिया हुआ है कि मैं मतन की हिफाजत करूंगा, और तशरीह और तफसीर की हिफाजत का जो मैकेनिज्म है उसके ऊपर आप लोगों ने, आपके पास कोई सिस्टम इन प्लेस नहीं है। कराची लाहौर में हम गामदी साहब से मिल के आए तो गामदी साहब ने कहा मेरी किताब सलामत, मेरा रसूल आखिरी, मेरी इसकी जो नबी आखिरी, किताब आखिरी, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, और वो क़यामत तक के लिए वो कायम है। तो अलीम साहब मरहूम उबैदुल्लाह अलीम के साथ वो कुछ पंजाब यूनिवर्सिटी के लड़के भी आए हुए थे, बैठे हुए थे वहाँ लाहौर में। तो उन्होंने कहा कि ये अगर तो आप लफ्ज़ी हिफाजत की बात करते हैं कि कुरान शरीफ जो है वो लफ्ज़ों में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल के पहली सूरत, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह से लेके आगे वन्नास तक लफ्ज़न वही अल्फाज हैं। तो ये जाए फजीलत इस तरह आज से तो नहीं बनती कि मोंजे दौड़ो या बाकी जो मखतूते बाज मिले हैं वो 6-6 हज़ार साल पुराने हैं और वो उसी तरह से महफूज चले आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कुरान शरीफ की फजीलत लफ्ज़ों ही के उसी तरह इंटैक्ट होने में नहीं है। फजीलत कुरान यह है कि इसके मफहूम और इसके मानी जो है वो खुदा ताला की मंशा के मुताबिक हर ज़माने में वो लोग मौजूद रहेंगे जो अल्लाह ताला की मंशा के से बाहर ना जाने वाले हैं, जो इसके मफहूम को अपनी ज़िंदगियों में मेंटेन करके चलेंगे। तो अलीम साहब ने कहा 72 इंटरप्रिटेशन आपने इसकी कर दी हैं, और 72 की 72 इंटरप्रिटेशंस में सारे के सारे ये नहीं कह रहे कि मुझे ये तर्जमा या तशरीह खुदा ताला ने बताई है, वो तफसीर बिल राय है जिसने पूरा फिरका कायम कर दिया। तो कहते हैं आप माने या ना माने, इसकी मनवी हिफाजत भी मिर्ज़ा साहबी के वजूद से मुमकिन हुई है, क्योंकि मिर्ज़ा साहब ने यह कहा कि ये मुझे खुदा ने ये इसका मफहूम से समझाया और सिखाया है। ये इख्तलाफी इतनी लंबी चौड़ी गुफ्तगू थी, इसकी बुनियाद पर अगर लोगों पे पर्चे ही देने थे और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पाबंद करना था आपने, जलसे और जुलूस निकाल के और सर की कीमत मुकर्रर करके, तो फिर सिर्फ अहमदियां बहुत चोल खदे ने। फिर तो आपके सारों के सर कलम होने चाहिए, आपके सारों को ही फांसियां होनी चाहिए। जिसने तफसीर जलालैन में वो लिखा हो कि हजरत ज़ैनब को नहाते हुए देख लिया था और तलाक दिलवा दी थी, फांसियां वहां से शुरू करें ना। फिर आप लोगों की अपनी टेढ़े दिमागों की बेगैरती की इतनी लंबी तारीख है, वो सारी आप अपनी इन वोटरों से छुपा रहे हैं, इन सपोर्टरों से छुपा रहे हैं, इन 18 सालों वालों से छुपा रहे हैं। और मुबारक सानी की ज़मानत आपके गले से अटक गई है। मुबारक सानी की ज़मानत और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान का हॉट इशू और हॉट केक बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं, कभी सोचा आपने? एक तरफ वॉइस ऑफ अमेरिका आपका सरकारी आदादो शुमार ये छाप रहा है पिछले ही 2 हफ्ते पहले
कि जी अहमदी यहां पर अब 1,80,000 के अराउंड रह गए हैं। तो वो जो 30-40 लाख का फिगर या 15 लाख का या 17 लाख का होता था, वो 1,40,000 यानी रब्बा में ही, इससे आधे तो रब्बा में ही है तकरीबन। तो जब ये सारे रिड्यूस टू डस्ट हो चुके हैं, 1,80,000 ही रह गए हैं, तो ਤੁਹਾਨੂੰ पीछे मौत के लिए फिर ऐसी कोशिशों की क्या जरूरत है। वो शराबी फिल्म में अमिताभ का अपने बाप से झगड़ा हो गया, तो कहता है पापा अगर औलाद काबिल है तो उसके लिए कुछ छोड़ने का क्या फ़ायदा, और अगर नालायक है तो भी क्या फ़ायदा, वो बेड़ा गर्क कर देगी। गल ये जे रह ही 1,83,000 गए ने, तो थानू मौत की पई है। अगर ये आपको मौत पड़ी हुई है तो फिर ये 1,80,000 नहीं है, और इसके दीगर इंडिकेटर्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। ये और इससे मिलती जुलती बातें आपसे ऑन एयर नहीं हुई, दोस्तों से चलती रही हैं। वो इतना मटेरियल मेरा ख्याल है कि पिछले चंद दिन मेरी प्राइवेट जो गुफ्तगू रही है वही आप तक पेश करने में अगले 7 दिन गुजर जाएंगे इंशाल्लाह। आज तो अभी मैंने जस्ता जस्ता ये बताया है कि यहाँ अब रिएक्शन देने वाली सिचुएशन नहीं बची। यहाँ अब स्टैंडिंग इन द कॉर्नर एंड वॉचिंग द वर्ल्ड, अब कोने में खड़े होकर देखने का वक्त आ चुका है। और ये तर्जमा उसका है कि हमने तो सब्र व तवक्कुल से गुजारी बारी, हाँ मगर तुम पे बहुत होगी ये भारी बारी। अब ये भारी वाली बारी का वक्त आ चुका है, इस पे अब क्या रिएक्शन दें। ये तो अल्लाह ताला के कहरी तजल्ली के दिन हैं, इनमें तो लम्हा लम्हा तौबा इस्तग़फ़ार वाली सूरत हाल है। वाक़यतन देख देख के खौफ आता है कि ऐसे हंसता बसता घर उजड़ता है, और ऐसे एक आबाद और शादाब और लहलहाता मुल्क जो है उस पर पूरे यानी उसके सरबराहों और उसके कर्ता धर्ताओं के हाथ से उसको तीली ऐसे लगाई जाती है। ये है, इस पर रिएक्शन क्या दें, क्या नज़र दें जो कोई नई आरज़ू करें, दिल में तो टूटने की भी हिम्मत नहीं रही। फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।